नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल प्यारे दोस्तों। आज अपन चर्चा करने वाले हैं वाकाटक वंश के बारे में। वाकाटक वंश की बात की जाए तो इस साम्राज्य का, इस वंश का जो उदय है वो दक्षिण भारत में होता है। जहाँ पर सातवाहन राज कर रहे थे ना, ठीक उसी जगह पर सातवाहनों के पतन के बाद में वाकाटकों ने साम्राज्य अपना स्थापित किया था। इनका जो साम्राज्य है वो 255 ईस्वी में स्थापित किया जाता है, जो 510 ईस्वी तक राज्य करते हैं। आज अपन इनकी पूरी कहानी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि इन्होंने किस तरीके से अपना साम्राज्य चलाया। इसमें सबसे पहली बात अपने को ये पता होना चाहिए कि वाकाटक वंश जो है वो कौन सा धर्म से संबंधित है। तो यह हिंदू धर्म के ब्राह्मणों से संबंधित है। ठीक है, ये ब्राह्मण थे। कौन थे ये? ब्राह्मण। ब्राह्मणों में भी कई गोत्र होती है, उनमें से एक गोत्र का नाम आता है विष्णु वृद्धि। कौन सी गोत्र? विष्णु वृद्धि। विष्णु वृद्धि इस गोत्र के ये हुआ करते थे। तो विष्णु वृद्धि गोत्र के थे। ठीक है, तो वाकाटकों के बारे में कोई पूछे तो बता देना कि उनका जो धर्म था वो हिंदू धर्म था। हिंदू धर्म की ब्राह्मण शाखा से संबंधित थे और उनकी जो गोत्र थी वो विष्णु वृद्धि नामक उनकी गोत्र थी। ठीक है, इन्होंने कौन सी जगह पर राज करना शुरू किया? तो इन्होंने सातवाहनों के पतन के बाद में साम्राज्य स्थापित किया। सातवाहन जब उनका पतन हो जाता है सातवाहनों का, उनके बाद में राजनीतिक अस्थिरता फैल जाती है। वहां पर कोई एक मजबूत शासक नहीं था। इसी का फायदा उठाते हुए विंध्य शक्ति द्वारा, पहला राजा कौन है? विंध्य शक्ति। तो इस व्यक्ति ने क्या किया? ये व्यक्ति कोई और नहीं, सातवाहनों का सामंत हुआ करता था। और जब इसको मौका मिलता है तो इसने क्या किया? अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया, स्वतंत्रता घोषित कर दी अराजकता की स्थिति देख करके। और फिर इन्होंने क्या किया? उस अराजकता की स्थिति को, बिखरे हुए सातवाहनों के साम्राज्य को वापिस एकत्रित किया और अपने साम्राज्य में एक साथ इन्होंने क्या किया? राज किया। तो ये थी वाकाटक वंश के प्रथम राजा की बात, जो विंध्य शक्ति है। और इसने जो राज किया वो 255 ईस्वी से लगा करके 270 ईस्वी तक राज किया था। इस व्यक्ति ने 255 ईस्वी से 270 ईस्वी सन तक राज किया था। इसका नाम है विंध्य शक्ति और इसी को वाकाटक वंश का संस्थापक कहा जाता है। ये व्यक्ति कौन था? वाकाटक वंश का वास्तविक संस्थापक तो कोई और रहेगा। ये तो केवल एकमात्र नाम मात्र का संस्थापक माना जाता है, लेकिन इस साम्राज्य को पूरे के पूरे को एकत्रित करने का काम किसका होता है? तो इनका पुत्र होता है, जिसका नाम था प्रवरसेन प्रथम। और प्रवरसेन प्रथम ने पूरे साम्राज्य को एकजुट किया और एक शक्तिशाली साम्राज्य बनाया। इसलिए प्रवरसेन प्रथम को वास्तविक संस्थापक कहा जाता है और इनको केवल संस्थापक कहा जाता है। नाम मात्र के संस्थापक आप मान सकते हैं, जिन्होंने एक नींव रख दी वाकाटक वंश की। तो ये थे विंध्य शक्ति। विंध्य शक्ति की बात की जाए तो इनकी जो जानकारी है वो हमें दो जगहों से उपलब्ध होती है। एक तो होती है पुराणों से, पुराणों में इनका उल्लेख मिल जाता है। ठीक, दूसरी बात हमें इनकी जानकारी मिलती है अजंता के अभिलेखों से। अजंता अभिलेखों से इनकी जानकारी हमें उपलब्ध होती है। विंध्य शक्ति की यदि कोई अपने को खास बात याद रखनी हो तो वो केवल दो बातें हो सकती है विंध्य शक्ति के बारे में। एक हो सकती है साम्राज्य विस्तार से संबंधित, साम्राज्य विस्तार से संबंधित, और दूसरी इनकी बात हो जाती है सैन्य संबंधित, या फिर इसको अपन कह सकते हैं धर्म से संबंधित बात कह सकते हैं। धर्म से संबंधित बात अपन कह सकते हैं। साम्राज्य विस्तार के बारे में यदि चर्चा की जाए तो आप ये मान सकते हैं कि विंध्य शक्ति ने अपने साम्राज्य को एकत्रित किया, बिखरे हुए सातवाहनों के साम्राज्य को एकत्रित किया और एक राजा के रूप में वहां पर अपने वाकाटक वंश की नींव रखी थी। लेकिन विंध्य शक्ति धर्म से संबंधित क्या काम करता है? तो मैं आपको बता दूं कि सातवाहनों का जो काल था तो उस समय ब्राह्मण धर्म का कोई प्रचलन नहीं था। ब्राह्मण धर्म को मानने वालों की संख्या कम हो गई थी। ब्राह्मण धर्म में लोगों का विश्वास भी कम हो गया था।
इस वजह से ब्राह्मण धर्म जो था वो काफ़ी ज़्यादा, एक तरीके से बोला जाए तो उनके अनुष्ठानों को कोई भी व्यक्ति मान नहीं रहा था। उनके ब्राह्मणों के अनुष्ठानों पर लोगों का विश्वास नहीं था। जब विंध्य शक्ति राजा बनता है तो ये भी ब्राह्मण ही था, और इसी ब्राह्मण होने के कारण इस व्यक्ति ने क्या किया, इसने वैदिक यज्ञ करवाना शुरू किया और ब्राह्मणवादी अनुष्ठानों को बढ़ावा दिया। और ब्राह्मणवादी अनुष्ठानों को बढ़ावा दे करके इस व्यक्ति ने फिर से ब्राह्मण धर्म के जो अनुष्ठान हैं उनको पुनर्जीवित करने का काम किया, या फिर अपन कह सकते हैं कि ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान जो किसने किया, वो विंध्य शक्ति ने किया था। ठीक है, तो इनके बारे में अब दो चीजें याद रख सकते हैं। एक चीज तो हो गई ब्राह्मणवादी अनुष्ठानों का को पुनर्जीवित किया। ठीक है, पुनर्जीवित, ये चीज आप याद रख सकते हैं, ब्राह्मणवादी अनुष्ठानों को पुनर्जीवित किया। और दूसरी बात आप ये लग सकते हैं कि इस व्यक्ति ने कई सारे वैदिक यज्ञ करवाए। कहने का मतलब यही है कि इसने वैदिक यज्ञ करवाए और ब्राह्मणवादी अनुष्ठानों का पुनर्जीवित करने का काम किया। ये जो दो इंपॉर्टेंट बात हो जाती है वे हमें विंध्य शक्ति के बारे में पता होना चाहिए। इसके बारे में यदि अपन और चर्चा करें तो इसको दो उपाधियां भी दी गई थी, इसको उपाधियां भी मिली हुई थी। वो उपाधियां कौन कौन सी थी वो भी आपको पता होना चाहिए, एग्जाम की दृष्टि से वो भी पता होना चाहिए। तो विंध्य शक्ति को कौन कौन सी उपाधियां मिली हुई थी उसकी जानकारी हमें अजंता के अभिलेख से प्राप्त होती है, और अजंता के अभिलेख में इनको द्विज कहा गया है। द्विज, द्विज का मतलब होता है 2 बार जन्मा हुआ। ठीक, दूसरी उपाधि इनकी थी वाकाटक वंश केतु। वाकाटक वंश केतु, वाकाटक वंश केतु, ये इनकी 2 उपाधियां हुआ करती थी जो हमें अजंता के अभिलेखों से प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये चीज हमारे वाकाटक वंश के बारे में हो जाती है। और वाकाटक वंश की जो स्थापना है वो किसने की है, विंध्य शक्ति ने इसकी स्थापना की है, और इनको द्विज और वाकाटक वंश केतु के नाम से भी जाना जाता है। तो ये चर्चा अपनी हो गई विंध्य शक्ति के बारे में। अब अपन चर्चा करते हैं विंध्य शक्ति का एक पुत्र होता है जिसे प्रवरसेन प्रथम के नाम से जाना जाता है, उस व्यक्ति की बात करते हैं। तो प्रवरसेन प्रथम की यदि चर्चा की जाए तो अब उसकी चर्चा करते हैं। तो अब अपन चर्चा करते हैं प्रवरसेन प्रथम के बारे में। प्रवरसेन फर्स्ट इसको कहा जाता है, और 270 ईस्वी से लगा करके इनका जो शासनकाल रहा है 270 ईस्वी से लगा करके 330 ईस्वी तक, लगभग 60 सालों तक इन्होंने राज किया था। तो प्रवरसेन प्रथम के बारे में आप ये याद रख सकते हैं कि इन्होंने 60 सालों तक राज किया था। ठीक है, और इन्होंने अपनी सैन्य सफलताओं के दम पर इन्होंने वाकाटक वंश को एक केंद्रीकृत साम्राज्य के रूप में खड़ा किया, इसीलिए इनको कहा जाता है वाकाटक वंश का वास्तविक संस्थापक। वाकाटक वंश का वास्तविक संस्थापक, इसीलिए इसको वाकाटक वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, क्योंकि इस व्यक्ति ने सैन्य बल के प्रयोग से अपने साम्राज्य को स्थापित किया और पूरे के पूरे साम्राज्य को एकीकृत करने की कोशिश की, और एकीकृत साम्राज्य की शुरुआत इसने की। इसीलिए इस व्यक्ति को वाकाटक वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इन्होंने अपनी जो राजधानी बनाई थी वो कंचनका नामक क्षेत्र को बनाई थी। कंचनका नामक क्षेत्र था, इसको राजधानी बनाई। ठीक है, कंचनका। तो कंचनका, इसको वर्तमान में नचना क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, नचना। ठीक है, इसको नचना कहा जाता है वर्तमान में, लेकिन उस समय कंचनका कहा जाता था। तो कंचनका क्या थी, राजधानी हुआ करती थी। इससे पहले इनके पिताजी राज कर रहे थे, जिनका नाम आपने देखा होगा, विंध्य शक्ति। विंध्य शक्ति
तो विंध्य शक्ति ने जो राजधानी बनाई थी वो क्या थी, वो भी आपको पता होना चाहिए। तो विंध्य शक्ति ने जो अपनी राजधानी बनाई थी उसको बोला जाता है पुरिका। पुरिका, विंध्य शक्ति ने जो राजधानी बनाई उसका नाम था पुरिका। प्रवरसेन ने राजधानी चेंज कर ली और राजधानी बना ली कंचनका को। ठीक है, कंचनका। तो प्रवरसेन ने कंचनका को अपनी राजधानी बना ली और इनके काल के अंदर यदि कोई खास बातें आपको याद करना हो तो आप ये याद रख सकते हैं कि प्रवरसेन के पुत्रों के समय वाकाटक वंश दो भागों में विभक्त हो जाता है, वाकाटक वंश की दो शाखाएं बन जाती है। तो यह चीज आपको याद रखनी चाहिए। प्रवरसेन के काल के अंदर क्या होता है, प्रवरसेन के काल के अंदर एक काम होता है, वाकाटक साम्राज्य दो शाखाओं में विभक्त हो जाता है। पहली शाखा को क्या कहा जाता है, तो इनकी जो पहली शाखा होती है वो गौतमी पुत्र के पुत्र रुद्रसेन प्रथम के द्वारा संभाली जाती है, जिसे अपन नंदीवर्धन शाखा कहते हैं। नंदीवर्धन, ठीक है। एक शाखा का नाम नंदीवर्धन शाखा हो जाता है, ठीक है। और इनकी जो दूसरी शाखा हो जाती है उसको क्या कहा जाता है, तो दूसरी जो शाखा थी उसको क्या कहा जाता है, तो वत्स गुल्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वत्स गुल्म कहा जाता है। वत्स गुल्म उनकी राजधानी हुआ करती थी। इसको वत्स गुल्म क्षेत्र की बात की जाए तो ये कौन सा क्षेत्र था, दक्षिणी विदर्भ क्षेत्र था। वर्तमान का जो दक्षिणी विदर्भ क्षेत्र है वो हुआ करता था। नंदीवर्धन की बात की जाए तो ये उत्तरी विदर्भ क्षेत्र था, उत्तरी विदर्भ क्षेत्र हुआ करता था। तो ये हो जाती है दो शाखाएं, प्रवरसेन के काल में दो शाखाओं में विभक्त हो जाता है। पहली शाखा नंदीवर्धन शाखा, दूसरी शाखा वत्सगुल्म शाखा। एक एक शाखाओं को अपन चर्चा करेंगे, उससे पहले अपन प्रवरसेन के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी और ले लेते हैं। और प्रवरसेन ने अपने जो साम्राज्य की विस्तार करने की कोशिश की तो इसने दो तरीके से दोनों नीतियां अपनाई। सैन्य बल पर भी इन्होंने अपने साम्राज्य की स्थापना की, सैन्य बल पर भी इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया और वैवाहिक संबंध से भी साम्राज्य का विस्तार किया। इनके 4 पुत्र थे। इनके जो पुत्र थे वो कितने थे, 4 थे, जिनमें से 2 का नाम हमें देखने को मिलता नहीं है, 2 का नाम हम जानते हैं। एक का नाम गौतमी पुत्र, एक का नाम गौतमी पुत्र हो जाता है, दूसरे का सर्वसेन हो जाता है। गौतमी पुत्र की मृत्यु हो जाती है प्रवरसेन के काल में। इस वजह से गौतमी पुत्र के एक बेटा होता है जिसका नाम था रुद्रसेन प्रथम। रुद्रसेन प्रथम ने मुख्य शाखा, वाकाटकों की जो मुख्य शाखा हुआ करती थी नंदीवर्धन शाखा उसे कहा जाता था। तो नंदीवर्धन शाखा गौतमी पुत्र के पुत्र रुद्रसेन के द्वारा चलाई जाती है। सर्वसेन ने अपनी दूसरी शाखा स्थापित की जिसको वत्सगुल्म शाखा के नाम से जाना जाता है। तो ये दोनों व्यक्ति अलग अलग शाखाओं के राजा बनते हैं। तो ये हो जाती है अपनी प्रवरसेन प्रथम के बारे में, इनके साम्राज्य से संबंधित कि इनका साम्राज्य 2 भागों में विभक्त हो जाता है। एक का राजा रुद्रसेन प्रथम बनता है जो गौतमी पुत्र का बेटा था, और एक शाखा का राजा सर्वसेन स्वयं बनता है जिसे वत्सगुल्म शाखा कहा जाता है। गौतमी पुत्र की मृत्यु हो जाती है, इसी वजह से इनके पुत्र रुद्रसेन प्रथम ने शासन संभाला था। तो अब अपन एक चीज और बात कर लेते हैं कि प्रवरसेन ने जो अपना साम्राज्य विस्तार किया था, प्रवरसेन के बारे में यदि दूसरी चर्चा अपन करें तो ये कर सकते हैं कि इन्होंने अपने साम्राज्य को विस्तार किया था। प्रवरसेन ने साम्राज्य विस्तार किया और साम्राज्य विस्तार के लिए 2 तरीके की नीति अपनाई। एक नीति तो थी वैवाहिक वाली, ठीक है, साम्राज्य विस्तार, वैवाहिक नीति भी इन्होंने अपनाई और सैन्य नीति भी इन्होंने अपनाई। इनकी वैवाहिक नीति की चर्चा की जाए, साम्राज्य विस्तार से संबंधित वैवाहिक नीति की चर्चा की जाए तो आपको पता होगा कि इनका बेटा था जिसका नाम था गौतमी पुत्र, और गौतमी पुत्र का विवाह है नागा राजा
भवनाग की बेटी से होता है। तो गौतमीपुत्र का विवाह है, गौतमीपुत्र प्रवरसेन का बेटा था और इसका विवाह किसके साथ में होता है? भवनागा के साथ में होता है। भवनागा, भवनागा किसकी बेटी थी? भवनागा जो थी वो नागवंश के राजा की बेटी थी और इनके पिताजी का नाम क्या था? भवनाग था। पिताजी कौन थे भवनागा के? भवनाग इनके पिताजी का नाम हो जाता है, जो एक नागवंश के राजा थे। तो इस तरीके से गौतमीपुत्र प्रवरसेन ने क्या किया? अपने बेटे का विवाह नागवंश के साथ में कर दिया और इसी समय देखा जाता है कि नागवंशों के साथ में इनके अच्छे संबंध हो जाते हैं। फिर अपन चर्चा करते हैं सैन्य कार्रवाई की चर्चा करते हैं। तो सैन्य कार्रवाई की यदि चर्चा करें तो हमें इसके अभिलेखों से हमें क्या जानकारी उपलब्ध होती है? इसके अभिलेखों से हमें 4 बड़े अश्वमेध यज्ञ करवाए गए। अभिलेखों में हमें 4 अश्वमेध यज्ञ मिलते हैं। अश्वमेध यज्ञ, ठीक है, 4 अश्वमेध यज्ञों का उल्लेख मिलता है और एक उल्लेख जो हमें मिल जाता है वो वाजपेय यज्ञ का मिल जाता है। वाजपेय यज्ञ, ठीक है। तो ये इन्होंने यज्ञ करवाए थे जिनसे पता चलता है कि अश्वमेध यज्ञ 4 युद्ध किए होंगे, इसी वजह से इन्होंने 4 अश्वमेध यज्ञ करवाए होंगे। और वाजपेय यज्ञ था वो भी किसी युद्ध से संबंधित रहा होगा। युद्ध में जब राजा विजित होता है तब अश्वमेध यज्ञ करवाता है। तो ये सब चीज़ें हमें देखने को मिल जाती है। सैन्य सफलताओं में हमें इन यज्ञों से ही पता चलता है और इतिहासकार अनुमान लगाते हैं कि प्रवरसेन ने 4 यज्ञ इसी उपलक्ष्य में करवाए होंगे कि इन्होंने 4 युद्ध जीते होंगे। और 4 युद्ध जीतने का मतलब हो गया इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार कहीं ना कहीं जरूर किया होगा, ठीक है। अब अपन चर्चा करते हैं आगे की। अभी तक अपन ने चर्चा कर ली विंध्य शक्ति और प्रवरसेन प्रथम के बारे में। किसकी चर्चा कर ली? प्रवरसेन फर्स्ट। प्रवरसेन फर्स्ट के 2 बेटे होते हैं, एक का नाम गौतमीपुत्र, दूसरे का नाम सर्वसेन। सर्वसेन ने जिस शाखा की शुरुआत की, वाकाटक वंश 2 भागों में विभक्त हो जाता है। एक शाखा का राजा गौतमीपुत्र बनता है, दूसरी शाखा का राजा सर्वसेन बनता है। सर्वसेन जिस शाखा का राजा बनता है उसे वत्सगुल्म शाखा भी कहा जाता है। वत्सगुल्म शाखा, ठीक। वत्सगुल्म उनका जो थी, सर्वसेन ने अपनी राजधानी वत्सगुल्म को बनाया था, इसी वजह से वत्सगुल्म शाखा मानी जाती है, ठीक है। और इनका जो क्षेत्र था वो कौन सा था? दक्षिणी विदर्भ क्षेत्र, दक्षिणी विदर्भ, ठीक है। दक्षिणी विदर्भ में इन्होंने राज किया था सर्वसेन ने, ठीक। गौतमीपुत्र की बात करें तो गौतमीपुत्र की मृत्यु प्रवरसेन के काल में ही हो जाती है। प्रवरसेन के काल में ही गौतमीपुत्र की मृत्यु हो जाती है। तो गौतमीपुत्र का एक बेटा होता है जिसका नाम था रुद्रसेन प्रथम। रुद्रसेन प्रथम, और रुद्रसेन प्रथम जो हमें देखने को मिलता है यही मुख्य शाखा का राजा बनता है, जो प्रवरसेन, गौतमीपुत्र, फिर रुद्रसेन, ठीक है। मुख्य जो शाखा थी उसका राजा कौन बनता है? रुद्रसेन प्रथम बनता है। रुद्रसेन प्रथम की यदि चर्चा की जाए तो इनका जो क्षेत्र था वो कौन सा था? उत्तरी विदर्भ क्षेत्र था। उत्तरी विदर्भ क्षेत्र में इन्होंने राज किया, ठीक है। और इन्होंने जो अपनी राजधानी बना रखी थी उसको बनाया नंदीवर्धन। नंदीवर्धन, नंदीवर्धन राजधानी बनाने के कारण ही इस रुद्रसेन प्रथम की शाखा को नंदीवर्धन शाखा के नाम से भी जाना जाता है। अब अपन एक एक शाखाओं के बारे में चर्चा करेंगे और एक एक शाखा में कितने राजा हुए हैं उनकी भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले अपन मुख्य शाखा की चर्चा करते हैं जिसका
राजा कौन बनता है? जिसका राजा रुद्रसेन बनता है। अब बात करते हैं रुद्रसेन प्रथम की। रुद्रसेन फर्स्ट, मैंने आपको बताया था कि इनके पिताजी का नाम क्या था? प्रवरसेन प्रथम था। इनके पिताजी कौन थे? प्रवरसेन फर्स्ट, ठीक है। और प्रवरसेन फर्स्ट का जो शासनकाल रहा था वो कब से कब तक रहा था? 270 ईस्वी से लगा करके 330 ईस्वी तक रहा था, ठीक। अब रुद्रसेन प्रथम का जो शासन शुरू होता है वो होता है 330 या फिर 335। कुछ इतिहासकार इसे 330 मानते हैं, लेकिन कुछ इतिहासकार इसे 335 मानते हैं। अपन लोग 330 ही मान करके चल रहे हैं, ठीक है। तो 330 तारीख मान लेते हैं। 330वां साल जो है उस साल में रुद्रसेन प्रथम राजा बनता है और 365 तक राज करता है। 365 ईस्वी तक रुद्रसेन प्रथम ने राज किया था। तो ये हो जाता है मुख्य शाखा का। इसने अपनी राजधानी नंदीवर्धन को रखा। नंदीवर्धन राजधानी, नंदीवर्धन राजधानी रखने के कारण ही इस मुख्य शाखा को नंदीवर्धन शाखा के नाम से भी जाना गया। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। और रुद्रसेन प्रथम कौन था? तो रुद्रसेन प्रथम कौन था? गौतमी पुत्र का पुत्र था। किसका बेटा था? गौतमी पुत्र का। प्रवरसेन के काल के अंदर ही गौतमी पुत्र की, इनके प्रवरसेन के बेटे की मृत्यु हो जाती है, गौतमी पुत्र की। और गौतमी पुत्र की मृत्यु होने के कारण बाद में राजा कौन बनता है? रुद्रसेन प्रथम बनता है, जो प्रवरसेन का पोता था। प्रवरसेन का पोता रुद्रसेन प्रथम राजा बनता है, ठीक है। इनकी जो माता थी वो कौन थी? आपको पता होगा। गौतमी पुत्र का विवाह कहाँ हुआ था? गौतमी पुत्र का जो विवाह हुआ था वो हुआ था नागवंश की शाखा में, नागवंशीय राजा भवनाग की बेटी से, जिसका नाम था भवनागा। और भवनागा इनकी माता का नाम था। पिता, ठीक है, ये तो हो गए पिता, ठीक है। माता कौन थी? भवनागा, ठीक है। और जब रुद्रसेन प्रथम राजा बनता है तो गौतमी पुत्र के 3 भाई थे। एक का नाम था सर्वसेन और 2 का जो है हमें उल्लेख देखने को नहीं मिलता है, उनका नाम हमें देखने को नहीं मिलता है। तो उन तीनों ने मिलकर के रुद्रसेन के साम्राज्य को छीनने की कोशिश की, लेकिन रुद्रसेन प्रथम क्या करता है? अपने साम्राज्य का ख्याल रखता है अच्छे तरीके से। रुद्रसेन ने अपने नाना जी की तरफ से सहायता प्राप्त की और अपने साम्राज्य को बचा करके रखा। इनके रुद्रसेन प्रथम के चाचाओं ने काफ़ी सारा संघर्ष किया साम्राज्य को छीनने का, लेकिन रुद्रसेन प्रथम कहीं ना कहीं अपने नाना जी की सहायता से अपने साम्राज्य को बचा करके रखा। फिर रुद्रसेन ने क्या किया? रुद्रसेन ने अपने नाना जी की शाखा जो थी उसी के धर्म को अपना लिया। तो इन्होंने क्या किया? नाना जी का जो था, इन्होंने क्या किया? इनका जो धर्म था वो कौन सा था? वैष्णव धर्म। वैष्णव धर्म का इन्होंने त्याग कर दिया और नाना जी शैव धर्म के थे और नाना जी वाली शाखाओं को इन्होंने शैव धर्म को अपना लिया। शैव धर्म को अपना लिया, ठीक है। और इनको रुद्रसेन को क्या कहा जाता है? रुद्रसेन को महाभैरव का उपासक भी कहा जाता है। कहीं कहीं हमें यह भी देखने को मिल जाता है कि इनको महाभैरव का उपासक कहा गया है। इनको महाभैरव का उपासक भी कहा गया है। इससे अनुमान लग जाता है कि इन्होंने नाना जी वाली शाखा से, नाना जी जो थे इनके नागवंशीय थे और वो शिव के उपासक हुआ करते थे, तो उसी को ये मानने लग जाते हैं। और इनकी जो मुख्य धर्म था वैष्णव धर्म, जो इनके बाप दादाओं का हुआ करता था, उस धर्म को इन्होंने त्याग दिया था। तो ये थी रुद्रसेन प्रथम के बारे में चर्चा, जो आपको पता होना चाहिए। अब रुद्रसेन के बेटा राज करता है
उसकी अपन चर्चा कर लेते हैं। अब मैं बात करता हूं रुद्रसेन के बेटे की, जिसका नाम था पृथ्वीसेन। पृथ्वीसेन राज करता है, और पृथ्वीसेन कब से कब तक राज करता है, तो इसने राज किया लगभग 365 ईस्वी से 385 ईस्वी तक। पृथ्वीसेन ने कब से कब तक राज किया, 365 ईस्वी से 385 ईस्वी तक पृथ्वीसेन ने राज किया। और पृथ्वीसेन के पिताजी का नाम क्या था, पृथ्वीसेन के पिताजी का नाम हो जाता है रुद्रसेन, माताजी का नाम हो जाता है भवनागा, जो कि नागवंश के भवनाग की पुत्री थी। ठीक है, तो ये हो जाते हैं माताजी और पिताजी पृथ्वीसेन के। ठीक है, पृथ्वीसेन का शासनकाल कब से कब तक था, 365 ईस्वी से 385 ईस्वी तक का जो काल है वो पृथ्वीसेन का काल रहता है। ठीक है, 365 ईस्वी से 385 ईस्वी तक का काल इनका माना जाता है। और सबसे खास बात यदि आपको बताया जाए तो मैंने आपको बताया था कि वाकाटक वंश जो था वो 2 शाखाओं में बट गया था। एक शाखा का नाम था वत्सगुल्म। ठीक है, जब ये राज कर रहे थे ना, उनके काल में ही एक व्यक्ति वत्सगुल्म शाखा का राज कर रहा था, और वत्सगुल्म शाखा का जो व्यक्ति राज कर रहा था ना, उसके साथ में इसका काफी अच्छा संबंध रहता है। इस वत्सगुल्म शाखा को वसीम शाखा भी कहा जाता है, वासीम शाखा भी कहा जाता है। ठीक है, इस शाखा को वासीम शाखा के नाम से भी जाना जाता है। और वासीम शाखा के जो राजा रहे हैं उनके साथ में इनका अच्छा संबंध था। उस समय वासीम शाखा के राजा कौन थे, विंध्यसेन थे, विंध्यसेन। तो इनका जो रिलेशन है विंध्यसेन के साथ में काफी अच्छा रिलेशन रहता है। तो ये हो जाती है बात। सबसे पहली बात कि इनका वासीम शाखा के साथ में काफी अच्छा संबंध रहा, तो ये चीज आप लिख सकते हैं, वासीम शाखा से अच्छा संबंध। ठीक है, ये चीज आप नोट कर सकते हैं। और वासीम शाखा के अंदर उस समय राज कौन कर रहा था, तो उस समय राज कर रहा था विंध्यसेन, और विंध्यसेन के साथ में इनके काफी अच्छे रिलेशन रहते हैं। तो ये हो जाती है विंध्यसेन की, पृथ्वीसेन की बात। और यदि बात की जाए तो पृथ्वीसेन ने गुप्तों के साथ में भी काफी अच्छे वैवाहिक संबंध रखे थे। पृथ्वीसेन का एक बेटा हुआ था जिसका विवाह किसके साथ में हो जाता है, रुद्रसेन सेकंड। ठीक है, रुद्रसेन सेकंड हो जाते हैं। ये रुद्रसेन फर्स्ट है जो इनके पिताजी थे। ठीक है, ये पिताजी, फिर ये बेटे जी, फिर बेटे जी के भी बेटे जी, रुद्रसेन प्रथम। मतलब रुद्रसेन प्रथम के पोते थे रुद्रसेन द्वितीय। ठीक है, तो रुद्रसेन द्वितीय का विवाह किसके साथ में होता है, तो रुद्रसेन द्वितीय का जो विवाह होता है वो किसके साथ में होता है, चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, शायद आपने नाम सुना होगा। इसको चंद्रगुप्त सेकंड के नाम से भी जाना जाता है, चंद्रगुप्त द्वितीय भी इसको कहा जाता है। इनकी एक लड़की थी जिसका मैंने आपसे जिक्र किया था, गुप्त वंश को जब पढ़ा था तो मैंने बताया था कि प्रभावती गुप्त, प्रभावती गुप्त नाम की चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी थी, जिसका विवाह वाकाटक वंश के रुद्रसेन द्वितीय के साथ में होता है। तो इस तरीके से यदि देखा जाए तो पृथ्वीसेन का जो रिलेशन है, जो वैवाहिक संबंध है, वो कहाँ रहता है, तो इसका जो वैवाहिक संबंध किनसे रहा, गुप्तों से। ठीक है, तो ये चीज आप याद रख सकते हैं, और इसमें ये बात आप लिख सकते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय का जो बेटा था, बेटी थी प्रभावती गुप्ता, प्रभावती गुप्त उसको कहा जाता है।
तो प्रभावती गुप्त का विवाह पृथ्वीसेन के बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय के साथ में हुआ था। तो ये चीज हो जाती है आपके याद रखने लायक, ठीक है। तो इतनी चीजें आप जान सकते हैं। अब अपन चर्चा करते हैं रुद्रसेन द्वितीय की। और रुद्रसेन द्वितीय जो है वो 385 से लगभग 5 साल तक ही राज कर पाता है, ठीक है। उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। तो अपन लोगों ने क्या जाना अब तक? अपन लोगों ने कई सारे राजाओं की चर्चा कर ली, ठीक है, जिनमें यदि मैं आपसे एक एक राजा की यदि बात करना चाहूँ तो अभी तक अपन लोगों ने सबसे पहले जाना है विंध्य शक्ति। सबसे पहले विंध्य शक्ति, विंध्य शक्ति का बेटा प्रवरसेन, प्रवरसेन का बेटा गौतमीपुत्र, गौतमीपुत्र का बेटा, गौतमीपुत्र का बेटा कौन होता है? गौतमीपुत्र का बेटा हो जाता है रुद्रसेन प्रथम, रुद्रसेन फर्स्ट। रुद्रसेन फर्स्ट का बेटा कौन हो जाता है? पृथ्वीसेन, पृथ्वीसेन। पृथ्वीसेन का बेटा कौन हो जाता है? रुद्रसेन द्वितीय, रुद्रसेन द्वितीय। यहां तक की अपन लोगों ने चर्चा कर ली है, ठीक है। अभी अपने को रुद्रसेन द्वितीय के बारे में, रुद्रसेन सेकंड के बारे में ही चर्चा करनी है। तो इसके बारे में, तो रुद्रसेन सेकंड के बारे में यदि चर्चा की जाए तो रुद्रसेन द्वितीय जो था इसका विवाह किसके साथ में होता है? तो इसका जो विवाह है वो किसके साथ में होता है? प्रभावती गुप्त के साथ में होता है, प्रभावती गुप्ता के साथ में होता है। और इसका जो शासनकाल है 385 से 390 ईस्वी तक का माना जाता है। 385 से 390 ईस्वी तक काफी छोटा कालक्रम रहता है और बाद में रुद्रसेन द्वितीय की मृत्यु हो जाती है। रुद्रसेन द्वितीय की मृत्यु होने के बाद में साम्राज्य जो है 390 ईस्वी से लगा करके 410 ईस्वी तक साम्राज्य प्रभावती गुप्ता द्वारा संभाला जाता है। इस कालक्रम के अंदर यदि चर्चा की जाए तो कोई भी राजा नहीं बनता है। रुद्रसेन की पत्नी का नाम था प्रभावती गुप्त, तो प्रभावती गुप्त ने राज किया, प्रभावती गुप्त यहाँ पर राज करती है। और प्रभावती गुप्त के 2 लड़के होते हैं, जिनमें से एक का नाम है, तो इनके 2 लड़के होते हैं, 2 लड़के। एक का नाम था दिवाकर सेन, दिवाकर सेन, और एक लड़के का नाम था दामोदर सेन। थोड़े ही समय बाद में दिवाकर सेन की भी मृत्यु हो जाती है। बाद में दामोदर सेन जो है उसका एक और नाम हो जाता है प्रवरसेन, प्रवरसेन द्वितीय। और दिवाकर सेन के बाद में, दिवाकर सेन की मृत्यु के बाद में 410 ईस्वी तक तो इनकी प्रभावती माता ने राज किया। और प्रभावती गुप्त के बाद में राज करता है दामोदर सेन, जिसे प्रवरसेन द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है। तो अब अपन चर्चा करते हैं प्रवरसेन द्वितीय के बारे में। तो ये अपन ने रुद्रसेन द्वितीय की बात कर ली। अब अपन चर्चा कर रहे हैं प्रवरसेन द्वितीय। इनकी माताजी का नाम था प्रभावती गुप्त, पिताजी का नाम था रुद्रसेन द्वितीय। तो प्रवरसेन द्वितीय जो है वो राजा बनता है। इनका गुप्त साम्राज्य के साथ में डायरेक्ट रिलेशन रहता है। और मैं आपको एक बात और बता दूं, प्रभावती गुप्त जब राज कर रही थी उस समय एक फायदा गुप्त साम्राज्य ने उठाया था, क्योंकि वाकाटक वंश के उनके साथ में रिलेशन हो जाते हैं गुप्तों के। इस वजह से गुप्त लोग गुप्तों को आश्वासन मिल गया था कि यदि वो पश्चिमी क्षत्रपों पर राज करेंगे, पश्चिमी क्षत्रपों को हराएंगे, तो वाकाटक वंश में कोई भी ऐसा राजा नहीं है जो हम पर आक्रमण कर सके।
और एक तरीके से कहा जाए तो चंद्रगुप्त की बेटी ही वाकाटक वंश में राज कर रही थी। इसलिए इसी चीज़ का फायदा उठा करके गुप्त वंश ने शकों पर, पश्चिमी क्षत्रपों पर राज किया था और गुप्तों ने उनको पराजित किया था, उस क्षेत्र को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। प्रवरसेन द्वितीय की बात की जाए तो माताजी के बाद में इन्होंने 410 ईस्वी से शासन शुरू किया और 410 ईस्वी से लगा करके लगभग 410 ईस्वी से लगा करके 440 ईस्वी तक इन्होंने राज किया था। ठीक है। इनका अन्य नाम यदि बात की जाए तो इनका अन्य नाम दामोदर सेन था। दामोदर सेन, इनको दामोदर सेन के नाम से भी जाना जाता है। और सबसे खास बात यदि प्रवरसेन की बात की जाए तो आप ये बात याद रख लेना कि प्राचीन भारत में सबसे ज्यादा ताम्रपत्र जो हमें प्राप्त होते हैं वो इसी व्यक्ति के प्राप्त होते हैं। इसी वाकाटक राजवंश के प्रवरसेन द्वितीय ने सर्वाधिक ताम्रपत्र लिखवाए थे। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने सर्वाधिक ताम्रपत्र लिखवाए थे, सर्वाधिक ताम्रपत्र लिखवाए प्राचीन भारत में। सर्वाधिक ताम्रपत्र लिखवाए, क्योंकि हमें बहुत सारे इसके ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं, जिससे अनुमान लगाया जाता है कि इन्होंने बहुत सारे ताम्रपत्र लिखवाए होंगे। ठीक है। और इनकी यदि बात की जाए तो ये व्यक्ति जो था वो शिव भक्त था, शिव भक्त था। ठीक है। ये खास बात याद रखना, ये शैव धर्म को मानता है। ठीक है। शैव धर्म को मानने के बावजूद भी इस व्यक्ति ने, प्रवरसेन ने एक ग्रंथ का संकलन किया। इस व्यक्ति ने एक ग्रंथ लिखा था, उस ग्रंथ को सेतु बंधु के नाम से जाना जाता है। सेतु बंधु। और सेतु बंधु जो है वो देखा जाए तो ब्राह्मण धर्म से संबंधित है, वैष्णव धर्म से संबंधित है। ठीक है। वैष्णव संप्रदाय से संबंधित हमें देखने को मिलता है। किस तरीके से वैष्णव धर्म से संबंधित है, तो सेतु बंधु को जब आप देखोगे तो इसमें आपको पता चलेगा कि यह जो ग्रंथ है वो राम की लंका विजय का उल्लेख करता है। राम के द्वारा किस तरीके से लंका पर विजय की जाती है, इस चीज का उल्लेख सेतु बंधु में किया गया है। और यह जो सेतु बंधु ग्रंथ है वो प्रवरसेन द्वितीय ने लिखा था। प्रवरसेन द्वितीय ने यह ग्रंथ लिखा था और ये राम से संबंधित है। और राम को यदि देखा जाए तो वो वैष्णव धर्म से संबंधित है। तो ये याद रखना कि प्रवरसेन शिव धर्म को भी मानते हैं, शैव धर्म को भी मानते हैं, वैष्णव धर्म को भी मानते हैं। तो इनका क्या धर्म था उसका हमें वास्तविक उल्लेख कहीं पर नहीं मिलता है। वो शैव धर्म को भी समान मान रहे हैं, वैष्णव धर्म को भी समान मान रहे हैं। इस तरीके से देखा जाए तो वो उनके सामने सारे के सारे धर्म जो है वो एक समान ही है। तो ये हो जाती है हमारे प्रवरसेन की बात। ठीक है। और प्रवरसेन की यदि बात की जाए तो प्रवरसेन द्वितीय जो है इसने वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए। इसने भी वैवाहिक संबंध स्थापित किए, वैवाहिक संबंध। ठीक है। वैवाहिक संबंध इस व्यक्ति ने भी स्थापित किए थे। और किस तरीके से वैवाहिक संबंध स्थापित किए उसकी यदि मैं आपसे चर्चा करूं तो आप ये याद रखना कि प्रवरसेन ने वैवाहिक संबंधों में अपने पुत्र का विवाह करके किया था कदम्ब वंश में। इनके पुत्र का नाम था प्रवरसेन द्वितीय के पुत्र का नाम क्या था, तो प्रवरसेन द्वितीय के पुत्र का नाम हमें क्या देखने को मिलता है, नरेंद्र सेन। ठीक है। यहां नोट कर लेना भाई, रुद्रसेन के बाद में राजा कौन बन रहा है, प्रवरसेन राजा बन रहा है। प्रवरसेन, प्रवरसेन कौन सा है, द्वितीय वाला है, क्योंकि इससे पहले प्रवरसेन आ चुका है। ठीक है। तो ये प्रवरसेन द्वितीय राज करता है और इनका जो वैवाहिक संबंध है वो नरेंद्र सेन जो है इनका लड़का था। नरेंद्र सेन का विवाह है वाकाटक, इनका वंश जो कदम्ब वंश है, कदम्ब वंश का राजा कुकुत्स्वर्मन,
कदम्ब वंश के राजा कुकुत्सवर्मन जो है, इनकी एक लड़की हुआ करती थी और उस लड़की का विवाह नरेंद्र सेन के साथ में होता है। नरेंद्र सेन के साथ में कुकुत्सवर्मन की लड़की का विवाह होता है। इससे हमें पता चलता है कि इन लोगों ने, प्रवरसेन द्वितीय ने भी कदम्ब वंश के साथ में अपने रिलेशन अच्छे रखे थे। और कुकुत्सवर्मन की जो लड़की थी नरेंद्र सेन का, जिसका विवाह हुआ था, कुकुत्सवर्मन की जो लड़की थी उसका नाम था वत्स भट्टिका। वत्स भट्टिका, ये चीज भी आप याद रख सकते हैं। कुकुत्सवर्मन की एक लड़की वत्स भट्टिका थी, एक लड़की दत्त देवी थी। दत्त देवी थी। अब आपको ये बताना है कि दत्त देवी का विवाह किसके साथ में हुआ था। अब आपको ये बताना है कि दत्त देवी का विवाह किसके साथ में हुआ था। आपको मैं एक हिंट दे देता हूँ, गुप्त राजवंश के साथ में दत्त देवी का विवाह हुआ था। और हम जब गुप्त वंश के बारे में पढ़ रहे थे तब हमने इस लड़की की बात की थी, जो कुकुत्सवर्मन की लड़की थी, जिसका विवाह दक्षिण के अभियान के समय हुआ था। तो ये चीज आपको बताना है कि इसका विवाह किसके साथ में हुआ था। ठीक है, वत्स भट्टिका का विवाह नरेंद्र सेन के साथ में होता है। इस तरीके से यदि अपन देखें तो वाकाटक वंश का प्रवरसेन द्वितीय कदम्ब वंश के साथ में अपने वैवाहिक संबंध स्थापित करता है। अब अपन चर्चा करते हैं प्रवरसेन द्वितीय के बाद अगले राजा नरेंद्र सेन की। ठीक है, अब अपन चर्चा करते हैं नरेंद्र सेन के बारे में, जिसकी शासनकाल 440 से 460 ईस्वी तक रहता है। नरेंद्र सेन के बारे में आप एक बात याद रखना, नरेंद्र सेन के काल के अंदर नल वंश के राजा का आक्रमण शुरू हो जाता है। नल वंश ने आक्रमण शुरू कर दिया, और नरेंद्र सेन को भी जो आक्रमण का सामना करना पड़ता है। कमजोर शासक रहे हैं, ज़्यादा इतने मजबूत शासक भी नहीं थे जो नल वंश से ज़्यादा समय तक लड़ पाते। इनका साम्राज्य भी कमजोर होने लगा फिर। ठीक है, तो नरेंद्र सेन की यदि अपन चर्चा करें तो इनके काल में नल वंश के राजा ने आक्रमण करना शुरू कर दिया। और नल वंश का जो मुख्यतया राजा हमें देखने को मिलता है उसका नाम देखने को मिलता है भवदत्त वर्मा। भवदत्त वर्मा जो था उसने आक्रमण शुरू कर दिया था, जिस वजह से नरेंद्र सेन जो है वो काफ़ी अस्थिर हो जाते हैं। और इन नरेंद्र सेन के बाद में एक और व्यक्ति राजा बनता है जिसका नाम हमें देखने को मिलता है पृथ्वीसेन द्वितीय। फिर अगला राजा हमें देखने को मिलता है पृथ्वीसेन द्वितीय, पृथ्वीसेन सेकेंड। और जो पृथ्वीसेन सेकेंड है यही व्यक्ति वाकाटक वंश की मुख्य शाखा, जिसे अपन लोग नंदीवर्धन शाखा के नाम से भी जानते हैं, नंदीवर्धन शाखा का अंतिम राजा कौन था, तो ये हमारा पृथ्वीसेन हो जाता है। पृथ्वीसेन द्वितीय हमारा हो जाता है। पृथ्वीसेन द्वितीय की यदि आप चर्चा करें तो आप ये याद रख सकते हैं कि इसके शासनकाल में कई आक्रमण होने लगे। तो आक्रमणों में नलों के आक्रमण होने लगे, नल वंश के आक्रमण होने लगे। इसी के साथ में इसको त्रिकूटकों का सामना करना पड़ता है। त्रिकूट वंश का सामना करना पड़ता है। त्रिकूट वंश की यदि चर्चा की जाए तो ये जो त्रिकूट वंश जो था दक्षिणी गुजरात वाले क्षेत्र में हुआ करता था, दक्षिणी गुजरात वाले क्षेत्र में हुआ करता था। तो इनका भी आक्रमण शुरू हो जाता है। और नल वंश की यदि चर्चा की जाए तो नल वंश के भी राजा जो थे वो इन पर आक्रमण करना शुरू कर देते हैं। इसी के साथ में हमारा ये पृथ्वीसेन जो है वो कौन सी शाखा का, मुख्य शाखा का, जिसे नंदीवर्धन शाखा कहा जाता है, नंदीवर्धन शाखा का अंतिम राजा। इसका जो शासनकाल रहता है वो रहता है 460 से 480 ईस्वी तक। 460 से 480 ईस्वी तक का शासनकाल रहता है। और 480 ईस्वी में वत्सगुल्म, जो कि प्रवरसेन के पुत्र सर्वसेन की एक शाखा थी, सर्वसेन, तो सर्वसेन ने एक शाखा का निर्माण किया था, मैंने आपको बताया था। तो सर्वसेन की जो शाखा थी उस शाखा का एक व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है हरिसेन।
हरिसेन ने क्या किया, इस नंदीवर्धन शाखा को अपने साम्राज्य में मिला लिया। और इसी के साथ में हमें देखने को मिलता है कि एक बार फिर वाकाटक वंश की जो शाखाएं हैं दोनों एकजुट हो जाती है। जो प्रवरसेन के काल में बिछड़ गए थे, जो प्रवरसेन के काल में अलग अलग शाखाओं पर राज करने लग जाते हैं, वो जाकर के आगे पृथ्वीसेन के काल में, पृथ्वीसेन की मृत्यु के बाद क्या करते हैं, एक साथ हो जाते हैं और अपने साम्राज्य को एकत्र रूप में चलाता है। और उस व्यक्ति का नाम हमें हरिसेन देखने को मिल जाता है। तो ये हो जाती है अपनी नंदीवर्धन शाखा, जो कि वाकाटक वंश की मुख्य शाखा थी। इसकी मैंने आपके साथ में चर्चा की। अब मैं आपको सर्वसेन की जो दूसरी शाखा शुरू होती है उसकी कहानी और बता देता हूँ, और उसके बाद अपन का टॉपिक कंप्लीट होएगा। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं। अब अपने को चर्चा करनी है, शुरुआत में मैंने आपको बताया था विंध्य शक्ति का लड़का था प्रवरसेन। और प्रवरसेन के बाद में राज कौन करता है, प्रवरसेन के बाद में जो राज करता है वो करता है, दो शाखाओं में बट जाते हैं। एक का गौतमी पुत्र होता है और दूसरी का सर्वसेन होता है। आज अपन सर्वसेन के बारे में फिर से शुरू करते हैं कहानी को। सर्वसेन ठीक है। सर्वसेन वत्स गुल्म शाखा का संस्थापक माना जाता है। वत्स गुल्म शाखा का संस्थापक, ठीक है। तो ये चीज आप इसके बारे में, सर्वसेन के बारे में याद रख सकते हैं। वत्स गुल्म शाखा की यदि आप चर्चा करेंगे तो इस शाखा का शासन शुरू होता है 335 ईस्वी तक और 510 ईस्वी तक राज करते हैं। वाकाटक वंश की जो मुख्य शाखा थी उसका मैंने आपको बताया कि पृथ्वीसेन द्वितीय के काल में 480 ईस्वी में उसका अंत हो जाता है। और उसके बाद में उस शाखा को इस वत्स गुल्म शाखा के किसी राजा के द्वारा अपने साम्राज्य में मिला लिया जाता है। और फिर एकछत्र फिर से वाकाटक वंश एक साथ में राज करना शुरू करता है। तो ये चीज आप डेट याद रख सकते हैं वत्स गुल्म शाखा की, ठीक है। और वत्स गुल्म शाखा की जो राजधानी थी वो वत्स गुल्म थी, इसी वजह से इसको वत्स गुल्म शाखा कहा जाता है। तो अब अपने सर्वसेन की कहानी को शुरू करते हैं। सर्वसेन जो है वो कब राजा बनता है, तो सर्वसेन 335 ईस्वी में राजा बनता है। 335 ईस्वी में राजा बनता है, जो 355 ईस्वी तक राज करता है। ये इसका कालक्रम हो जाता है। सर्वसेन शासक के साथ साथ में एक कवि भी था। इनके द्वारा शासक के साथ में ये शासक भी थे, साथ में कवि भी थी, शासक भी थे और कवि भी थे। इनके द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया था हरिविजय, शायद आपने सुना होगा इसका नाम हरिविजय। और हरिविजय जो है हमें उपलब्ध नहीं होती है, लेकिन हरिविजय के कुछ थोड़े बहुत छंद जो है वो हमें कहाँ देखने को मिल जाते हैं, गाथा सतसाई में। गाथा सतसाई ये एक ग्रंथ है। इस ग्रंथ के अंदर हमें सर्वसेन के कुछ छंद हमें देखने को मिल जाते हैं। इनकी जो मुख्य जो इनका ग्रंथ था उसका नाम था हरिविजय, जो हमें उपलब्ध नहीं होता है। कहाँ गया, ये पूरा का पूरा विलुप्त हो गया है, ठीक है। इसके बारे में हमें कोई भी प्रमाण या फिर ढूंढने में दिक्कत हो रही है, ठीक है। इतिहासकारों को तो ये ग्रंथ हमें उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, लेकिन इतना जरूर पता है कि इसका एक ग्रंथ था जो हरिविजय के नाम से था। इतनी ही जानकारी हमें अभी तक उपलब्ध हो पाई है, ये ग्रंथ उपलब्ध नहीं हो पाया है, ठीक है। तो ये चीज आप इसके बारे में याद रख सकते हैं। सर्वसेन के बारे में एक ये कवि थे और इनकी ग्रंथ लिखा गया था हरिविजय। आपसे पूछा जा सकता है, आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन किया जा सकता है कि हरिविजय का लेखक कौन है, हरिविजय का लेखक कौन है, ये आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन, ठीक है। तो सर्वसेन के बारे में अपन ने चर्चा की। अब अगले राजा की चर्चा करते हैं। इस राजा के बारे में इतनी जानकारी काफी होती है। आप यहाँ पर हेडिंग लगा लीजिए। फिर से वही तरीका अपना लेते हैं। सबसे पहले राजा बनता है विंध्य शक्ति,
ठीक है, विंध्य शक्ति, ठीक है। विंध्य शक्ति के बाद में राजा कौन बनता है? विंध्य शक्ति के बाद में राजा बनता है प्रवरसेन। प्रवरसेन ही बनता है ना, प्रवरसेन। तो प्रवरसेन प्रथम, प्रवरसेन फर्स्ट। प्रवरसेन फर्स्ट के दो लड़के हुए, एक का नाम था गौतमीपुत्र, गौतमीपुत्र, एक लड़के का नाम था सर्वसेन, सर्वसेन, ठीक है। इनकी जो शाखा चली थी उसकी चर्चा अपन ने कर ली। रुद्र हमने को देखने को मिल जाता है, रुद्रसेन शासन करता है, गौतमीपुत्र का जो लड़का था वो राजा बनता है, ठीक है, रुद्रसेन प्रथम। और सर्वसेन की जो शाखा है उसके बाद में, सर्वसेन के बाद में इनका लड़का राज करता है। सर्वसेन का जो बाद में राजा बनता है उसका नाम होता है विंध्य शक्ति, विंध्य शक्ति या फिर इसे विंध्य सेन भी कहा जाता है। और विंध्य सेन की यदि चर्चा की जाए तो मैंने आपको बताया था कि विंध्य सेन का रिलेशन किसके साथ में अच्छा रहता है, तो हमें जो नंदीवर्धन शाखा है उसके साथ में विंध्य सेन का काफ़ी अच्छा रिलेशन रहा था। विंध्य सेन भी बोला जाता है, इसको विंध्य शक्ति भी बोला जाता है, इसको विंध्य शक्ति भी बोला जाता है। विंध्य शक्ति सेकेंड बोलेंगे क्योंकि पहला तो वो हो चुका है, ठीक है। अब अपन चर्चा कर लेते हैं विंध्य सेन के बारे में। विंध्य सेन, ठीक है, विंध्य सेन या फिर इसे विंध्य शक्ति के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। विंध्य सेन या विंध्य शक्ति जिसका शासनकाल रहता है 335 ईस्वी से 335 ईस्वी से लगभग 400 ईस्वी तक। 355 ईस्वी है, ठीक है, ये डेट या आप याद रख लेना। 355 ईस्वी से विंध्य सेन राज करता है लगभग 400 ईस्वी तक। तो ये हो गया विंध्य सेन की बात। विंध्य सेन के बारे में यदि कुछ खास बात आपको याद रखना हो तो इसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। सबसे पहली बात, साम्राज्य विस्तार किया। और साम्राज्य विस्तार के अंदर क्या क्या काम किए? मराठवाड़ा जो क्षेत्र हमें देखने को मिलता है उस मराठवाड़ा क्षेत्र पर इस व्यक्ति ने कब्जा किया। और इसी के साथ में हैदराबाद का उत्तर हैदराबादी जो क्षेत्र है उस पर भी इस व्यक्ति ने अपना कब्जा जमाया था। और इसी के साथ में इसके साम्राज्य का विस्तार हो जाता है। सैन्य उपलब्धि के अंदर यदि इसकी चर्चा की जाए तो सैन्य उपलब्धि में इसने बनवासी के कदम्बों को हराया। ये चीज अब इम्पोर्टेंट है, याद रख सकते हैं कि बनवासी के कदम्बों को विंध्य सेन के द्वारा, विंध्य शक्ति द्वितीय के द्वारा हराया जाता है, ठीक है। तो ये दो चीजें आप इसके बारे में याद रख सकते हैं। विंध्य सेन कौन था? सर्वसेन का पुत्र था, सर्वसेन का लड़का था। इसके बाद में विंध्य सेन के बाद में जो राज बनता है, विंध्य सेन के बाद में या फिर विंध्य शक्ति द्वितीय के बाद में राज करता है प्रवरसेन, प्रवरसेन द्वितीय, ठीक है। प्रवरसेन द्वितीय के बाद में राज करता है देवसेन, ठीक है। इनके बारे में ज़्यादा कुछ जानकारी आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको यदि कुछ जानना हो तो मैं आपको बता देता हूँ। देवसेन के बारे में आप ये याद रख लेना, इनका एक मंत्री प्रसिद्ध रहा है। देवसेन का जो शासनकाल है वो किसने चलाया था? इनका एक मंत्री था जिसका नाम हमें देखने को मिलता है। मंत्री का नाम क्या था? तो मंत्री का नाम था हस्तिभोज, हस्तिभोज। और इस व्यक्ति को आप याद रख लेना कि देवसेन का जो शासन है वो किस व्यक्ति ने चलाया था? तो इनके मंत्री हस्तिभोज ने चलाया था। देवसेन इतना ज़्यादा कुशल व्यक्ति नहीं था, इनका ये मंत्री न होता तो देवसेन पहले ही अपने साम्राज्य को खो चुके होते, ठीक है। तो ये चीज़ आप इनके बारे में याद रख सकते हैं। देवसेन की बात की कर ली अपन ने। देवसेन के बाद में आपको याद रखने की बात है तो हरिसेन को याद रख लेना, जो कि लास्ट राजा हो जाता है, हरिसेन, ठीक है। इसको हरिसेन या फिर हरिसेन के नाम से भी जाना जाता है। हरिसेन, इसके शासनकाल की यदि चर्चा की जाए तो इसका शासनकाल
575 ईस्वी से लगा करके 510 ईस्वी तक का हो जाता है। और 510 ईस्वी के अंदर हमें देखने को मिल रहा है वाकाटक वंश की समाप्ति हो जाती है। यहाँ पर हमें देखने को मिलता है हरिसेन जो है वाकाटक वंश का अंतिम राजा था। तो ये कौन था? वाकाटक वंश का अंतिम शासक, वाकाटक वंश का अंतिम वाकाटक वंश का अंतिम शासक था। इसकी यदि बात की जाए तो इसका ये वत्सगुल्म शाखा का था। तो वत्सगुल्म शाखा का अंतिम राजा रहा है। इसके बारे में ये चीज़ आप याद रख सकते हैं। इसके बारे में सबसे खास बात यदि आपको कुछ जानना हो तो आप ये याद रखना, इसने अजंता की गुफाओं का निर्माण करवाया। कुछ अजंताओं की गुफाओं का निर्माण करवाया था, क्योंकि अजंता की गुफाओं का निर्माण भी अलग अलग कालों में हमें देखने को मिलता है। कुछ गुफाओं का निर्माण सातवाहनों ने भी करवाया था, इसी तरीके से हरिसेन ने भी अजंता की गुफाओं का निर्माण करवाया था। और हरिसेन के एक मंत्री का नाम हमें अजंता की गुफाओं से देखने को मिलता है। तो मंत्री का नाम हमें देखने को मिल जाता है जिसे वराहदेव कहा जाता है, वराहदेव। और वराहदेव के द्वारा ही अजंता की गुफाओं का निर्माण करवाया जाता है। ये उनका मंत्री हुआ करता था हरिसेन का, याद रख लेना। यही चीज आपको याद रखने लायक है। और यहीं पर हमारा वाकाटक वंश समाप्त हो जाता है। अब अपन थोड़ी बहुत चर्चा और कर लेते हैं यदि अपने को जानना ही हो तो। अब अपन बात कर लेते हैं आगे की। ये हो गया अपना वाकाटक वंश पूरा समाप्त। अब मैं आपको वाकाटकों के धर्म से संबंधित बात बता देता हूँ। धर्म, ठीक है, धर्म मान लो या फिर उनके धार्मिक क्या थे। तो वे मुख्यतया जो थे वो ब्राह्मणवादी थे। ठीक है, कौन थे? ब्राह्मण थे। ठीक है, ब्राह्मणवादी धर्म को मानते थे। ठीक है, ब्राह्मणवादी धर्म को ये लोग मानते थे। हालांकि हमें देखने को मिलता है, मैंने आपको बताया कि शैव धर्म का भी इन्होंने, कई राजाओं ने शैव धर्म को भी अपना लिया था। ठीक है, इन्होंने ब्राह्मण धर्म के अनुष्ठानों का पुनर्जीवित किया। तो ब्राह्मण धर्म के अनुष्ठानों को इन लोगों ने पुनर्जीवित किया था। तो ये चीज आप याद रख सकते हैं। और इन्होंने धर्म से संबंधित जो दृष्टिकोण है वो उदार दृष्टिकोण रखा था। इसी कारण हमें देखने को मिल जाता है कि इनके कालों में बौद्धों की, इनकी जो उदार दृष्टिकोण है, इसी से हमें पता चलता है कि इन लोगों ने बौद्ध धर्म को भी संरक्षण दे रखा था। ठीक है, जैसा कि हमें देखने को मिलेगा कि बौद्ध धर्म को भी इन लोगों ने संरक्षण दे रखा था। जैसे अपन अजंता की गुफाओं को देखते हैं तो वहाँ से हमें जानकारी उपलब्ध हो जाती है कि इन्होंने बौद्ध धर्म को भी संरक्षण दिया, ब्राह्मण धर्म को भी संरक्षण दिया, कुछ राजाओं ने शैव धर्म को भी अपनाया। तो इनके धर्म से संबंधित बात ये हो जाती है कि ये सभी धर्मों के लिए अपनी अच्छी भावना ही रखते हैं, सम्मान रखते हैं, सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाती है धर्म से संबंधित बात। वैवाहिक संबंधों की बात की जाए, वैवाहिक संबंधों की यदि बात की जाए तो इन्होंने गुप्तों के साथ में विवाह किया, गुप्तों से इन्होंने विवाह किया था। ठीक है, पद्मावती के नागों से विवाह किया था, नागवंश से भी इन्होंने रिलेशन रखे थे। ठीक है, इसके अलावा यदि आपको कर्नाटक के कदम्ब वंश के बारे में मैंने आपको बताया, तो कदम्ब वंश के कुकुस्वर्मन के साथ में भी इन्होंने अच्छे रिलेशन रखे थे। नागवंश के बारे में बात करें तो बहुनाग की पुत्री का विवाह इनके साथ में होता है। ठीक है, गुप्तों की बात की जाए तो चंद्रगुप्त द्वितीय की लड़की प्रभावती गुप्त का विवाह होता है। ठीक है, तो ये चीज़ हमें देखने को मिल जाती है। और इसी के साथ में एक और आ जाता है विष्णुकुंडिन से विवाह, एक वंश और आ जाता है विष्णुकुंडिन।
विष्णु कुंडिन। अब आप बोलोगे कि विष्णु कुंडिन कहाँ के थे, तो ये आंध्र के थे, आंध्रा के थे, ठीक है। आंध्र वाले क्षेत्र के एक साम्राज्य, एक छोटा साम्राज्य रहा है, तो उस साम्राज्य के साथ में विष्णु कुंडिन साम्राज्य के साथ में भी इन्होंने अच्छे रिलेशन रखे थे। तो ये हो जाती है बात वाकाटक वंश के वैवाहिक संबंधों की, गुप्तों के साथ में, नागों के साथ में, कदम्बों के साथ में और विष्णु कुंडिनों के साथ में इन्होंने अच्छे रिलेशन रखे थे। सांस्कृतिक योगदान की बात की जाए तो सांस्कृतिक योगदान की बात कर लेते हैं। सांस्कृतिक योगदान के अंदर मैंने आपको बताया कि वाकाटक साम्राज्य ने दक्षिण भारत में ब्राह्मणवादी संस्कृति को बढ़ावा दिया। ब्राह्मणवादी संस्कृति, ठीक है, ब्राह्मणवादी संस्कृति को इन्होंने बढ़ावा दिया, ठीक है। कला, वास्तुकला और साहित्य के क्षेत्रों में इन्होंने काफी सारा संरक्षण दिया, ठीक है। प्रवरसेन द्वितीय और सर्वसेन राजा के साथ साथ कवि भी रहे हैं, ठीक है। कुछ राजा कवि भी रहे, कुछ राजा कवि भी रहे, ठीक है, कुछ राजा कवि भी रहे हैं, ठीक है। और आप ये भी याद रख सकते हैं कि इनके शासनकाल में सांस्कृतिक योगदान में आप ये याद रख लेना, हरि विजय नामक ग्रंथ लिखा गया, ठीक है, हरि विजय नामक ग्रंथ लिखा गया, ठीक है। तो ये चीज़ आप सांस्कृतिक योगदान में देख सकते हैं। फिर यदि मैं आपसे बात करूं तो अगली चीज़ आप स्थापत्य कला से संबंधित देख सकते हैं, साहित्यिक योगदान देख सकते हैं। साहित्य में इन्होंने क्या योगदान किया, साहित्य में आपको पता होगा ग्रंथ लिखे गए, सेतुबंधु, एक ग्रंथ और हमें देखने को मिल जाता है जिसका मैंने अभी उल्लेख किया, हरि विजय, ठीक है। तो ये चीजें हमें देखने को मिल जाती है। स्थापत्य कला की मैं चर्चा करूं तो स्थापत्य कला में आप देख सकते हैं, स्थापत्य कला, ठीक है। स्थापत्य कला में यदि आपको कुछ देखना हो तो आप ये देख सकते हैं कि अजंता की कई गुफाओं का निर्माण हुआ, अजंता की कई गुफाओं का निर्माण हुआ, अजंता की कई गुफाओं का निर्माण इसके द्वारा करवाया जाता है। और आज यदि अपन देखें तो अजंता की गुफाओं को 1983 से ही यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया है, ठीक है। यूनेस्को की विश्व धरोहर में इन्हें शामिल कर रखा था है। और अजंता की कई गुफाओं का जो निर्माण करवाने वाला व्यक्ति जो था वो आपको पता होगा वाकाटक वंश का अंतिम राजा था, और वत्स गुल्म शाखा का अंतिम राजा था, जिसे अपन ने हरिसेन के नाम से देखा था। तो हरिसेन अंतिम राजा रहता है और इसी के साथ में हमारा वाकाटक साम्राज्य समाप्त होता है। अगले वीडियो में अपन अगले किसी राजवंश की चर्चा करेंगे। अब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।